Hello students, welcome back. In today's lecture, we will discuss about AIDS that is acquired immunodeficiency syndrome. अब यहाँ पे acquired का मतलब है हमारी पूरी लाइफ टाइम में जो डिजीज़ हम acquire करते हैं. Then immunodeficiency मतलब कि हमारी बॉडी में जो इम्यून सिस्टम है उसमें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आती है या फिर हमारी इम्यून सिस्टम जो है वो धीरे धीरे वीक हो जाती है. और सिंड्रोम यानी कि ग्रुप ऑफ सिम्टम्स. तो यहाँ पे एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम का मतलब है एक ऐसी डिजीज़ जो कि हमारी इम्यून सिस्टम में कुछ डेफिशिएंसी की वजह से होती है. और मेनली दिस एड्स इज कॉज्ड बाय HIV दैट इज ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस. और सबसे पहले एड्स का जो केस है वो इन इंडिया 1986 चेन्नई में नोट हुआ था. देन अब हम इस HIV वायरस के बारे में कुछ बात करें तो मेनली HIV इज़ अ काइंड ऑफ रेट्रो वायरस, यानी कि जो रेट्रो वायरस का एक ग्रुप है उसमें ये जो HIV वायरस है वो इंक्लूडेड है. अब हम इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो मेनली ये जो HIV है वो एक वायरस है, यानी कि इसमें सिर्फ और सिर्फ मेनली जेनेटिक मटेरियल और उसके सराउंडिंग जो है वो प्रोटीन का लेयर होता है. उसमें सेल्स जो है वो एब्सेंट होते हैं. तो मेनली इसका जो इनर कोर है उस इनर कोर में मेनली सिंगल स्ट्रैंडेड RNA प्रेजेंट होता है. देन उसके अलावा रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, प्रोटीएज और इंटीग्रेज, ये तीनों एंजाइम जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं. तो इस तरह से वायरस का जो इनर कोर है उसमें मेनली ये तीन एंजाइम और सिंगल स्ट्रैंडेड RNA जो है वो प्रेजेंट होता है. उसके अलावा अब हम आउटर लेयर की बात करें तो आउटर लेयर जो है वो मेनली लिपोप्रोटीन से फॉर्म होता है. क्योंकि जब हमने वायरस का स्ट्रक्चर पढ़ा था तब हमने बात की थी कि मेनली वायरस जो है उसमें सिर्फ जेनेटिक मटेरियल होगा और उसके सराउंडिंग जो है वो प्रोटीन लेयर होगा. और ये वायरस जो है वो लिविंग और नॉन लिविंग को जोड़ने वाली एक की है, क्योंकि ये वायरस जब भी होस्ट ऑर्गेनिज्म में होंगे देन दे विल एक्ट एज अ लिविंग. और जैसे ही वो बाहर के एटमॉस्फेयर में यानी कि होस्ट बॉडी के बाहर होंगे देन इट विल एक्ट एज अ नॉन लिविंग. दैट्स व्हाई इट इज़ नोन एज अ की बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग. तो इस तरह से ये जो रेट्रो वायरस है उसमें सिंगल स्ट्रैंडेड RNA और लिपोप्रोटीन का आउटर कवर होता है. अब मेनली ये एड्स जो है उसका ट्रांसमिशन कैसे होता है तो मेनली ये जो ट्रांसमिशन है वो थ्रू दी रिप्रोडक्टिव पाथ, देन फ्रॉम दी पेरेंट और मेनली ट्रांसफर बाय दी प्लेसेंटा. यानी कि इसकी हम ट्रांसमिशन मोड की बात करें तो उसमें सबसे फर्स्ट है सेक्सुअल कांटेक्ट विथ इन्फेक्टेड पर्सन, देन ट्रांसफ्यूजन ऑफ कंटामिनेटेड ब्लड और द ब्लड प्रोडक्ट्स, देन शेयरिंग इन्फेक्टेड नीडल्स और फ्रॉम इन्फेक्टेड मदर टू हर चाइल्ड. तो ये कुछ ऐसे केसेस हैं जिसमें एड्स जो है वो ट्रांसमिट हो सकता है. सो मेनली ये सारे जो हमने पॉइंट डिस्कस किए उसमें मेनली ब्लड के अंदर जो मेनली है वो HIV प्रेजेंट होते हैं. तो अगर HIV का ट्रांसमिशन होगा तो वो सिर्फली मेन हमारे जो बॉडी फ्लूइड्स है उसके थ्रू ही ट्रांसफ़र होता है. एड्स जो है वो कभी भी फिजिकल कांटेक्ट से, हग से, देन उसके बाद साथ में खाना खाने से, हैंडशेक से, स्नीजिंग से, इस ऐसे कोई केसेस नहीं है जिनमें इन सब की वजह से एड्स जो है वो ट्रांसमिट हुआ हो. तो मेनली एड्स जो है वो सिर्फ ट्रांसमिट होगा तो हमारे बॉडी फ्लूइड या फिर इन्फेक्टेड पर्सन जो है उससे सेक्सुअल कांटेक्ट की वजह से. सो जिस भी इंडिविजुअल को ये एड्स है उसे हमें पूरी सोसाइटी से डिफ्रेंशिएट नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमने अभी भी डिस्कस किया कि ये जो है वो मेनली फिज़िकल कांटेक्ट या फिर साथ में खाना खाने ऐसी कोई भी
चीज़ से वो पास ऑन नहीं होते। तो मेनली ट्रांसमिशन मोड जो है वो एक है सेक्सुअल कांटेक्ट और बाय द ब्लड, देन शेयरिंग ऑफ इन्फेक्टेड नीडल्स। तब इन्फेक्टेड नीडल्स में क्या होता है, मेनली जो ड्रग एडिक्ट पेशेंट होते हैं या फिर जो इंडिविजुअल ड्रग्स लेते हैं, तो वो ड्रग्स जो है वो मेनली सिरिंज के थ्रू बॉडी में इंजेक्ट करते हैं। और वो जो ड्रग एडिक्ट लोग होते हैं वो मेनली आपस में जो है वो नीडल शेयर करते हैं, तो उसकी वजह से ये HIV ट्रांसमिट हो सकता है। देन उसके अलावा टैटूइंग मशीन जो है, जो टैटू बनवाने का मशीन है, उसमें जो नीडल यूज़ होती है उसकी वजह से भी HIV ट्रांसमिट हो सकता है। सो ये HIV ट्रांसमिट होने के कुछ मोड्स दिए हुए हैं। अब सपोज बॉडी में HIV वायरस जो है वो एंटर होगा, तो अब मेनली क्या होगा, जैसे ही हमने आगे डिस्कस किया कि ये जो वायरस है उसमें मेनली इनर पोर्शन में सिर्फ एक सिंगल स्ट्रैंडेड mRNA और RNA होगा और उसके सराउंडिंग जो है वो प्रोटीन का लेयर होगा। अब जैसे ही वो होस्ट बॉडी में एंटर होगा तो फर्स्टली हमारी बॉडी में जो मैक्रोफेजिस है, जो कि एक तरह की फैगोसाइटिक सेल है, फर्स्टली वो इन फैगोसाइटिक सेल यानी कि मैक्रोफेज जो है उसकी जो सेल मेम्ब्रेन है उससे पहले तो अटैच होंगे। तो ये हमारे पास ये जो बॉक्स है वो हमारा मैक्रोफेज फैगोसाइटिक सेल है। तो सबसे पहले ये वायरस जो है वो सेल मेम्ब्रेन पे अटैच होगा, देन उसका ये जो जेनेटिक मटेरियल है सिर्फ और सिर्फ वही यानी कि जो वायरल RNA है जो कि सिंगल स्ट्रैंडेड है, वो वायरल RNA ही मैक्रोफेज में जो है वो एंटर होगा और उसका ये जो प्रोटीन लेयर है वो सेल के आउटसाइड ही रहेगा। तो अब जैसे ही इसका जेनेटिक मटेरियल यानी कि जो HIV का सिंगल स्ट्रैंडेड RNA है वो जैसे ही मैक्रोफेज सेल के साइटोप्लाज्म में एंटर होगा तो सबसे पहले ये जो वायरल RNA है वो कन्वर्ट होगा DNA में बाय दी रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम। तो यहाँ पे मेनली हमारी बॉडी का जो जेनेटिक मटेरियल है वो है DNA, और इस DNA में से अगर हमें प्रोटीन बनाना है तो सबसे पहले DNA में से RNA फॉर्म होगा और उसके बाद इस RNA में से प्रोटीन फॉर्म होंगे। तो इस DNA में से RNA बनने की जो प्रोसेस है उसे हम बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन, और RNA में से जो प्रोटीन बनने की प्रोसेस है उसे हम बोलते हैं ट्रांसलेशन। यानी कि अगर आप DNA में से RNA बना रहे हो तो वो प्रोसेस है ट्रांसक्रिप्शन। लेकिन यहाँ पे HIV के केस में क्या हो रहा है, उसका जो RNA जो है वो कन्वर्ट होगा DNA में। तो ये ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस है लेकिन रिवर्स में है, यानी कि उसके RNA में से DNA फॉर्म हो रहा है, तो उसे हम बोलेंगे रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। और उसके लिए जो रिस्पॉन्सिबल एंजाइम है वो है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। तो इस तरह से ये जो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज है वो वायरल RNA को वायरल DNA में कन्वर्ट करेगा। तो अब जैसे ही HIV का DNA सिंथेसाइज्ड हो जाएगा देन वो अपना DNA जो है वो उस मैक्रोफेज का जो न्यूक्लियस है उसमें इनकॉर्पोरेट करेंगे, और जैसे ही ये इसके न्यूक्लियस में एंटर होगा तो उसके न्यूक्लियस में जो हमारा DNA है उसके साथ वो मिक्स हो जाएगा या फिर उस DNA में वो अटैच हो जाएगा। तो नॉर्मली जैसे ही हमारी बॉडी में ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस इनिशिएट होगी यानी कि DNA में से RNA फॉर्म होगा, तो हमारे DNA के साथ साथ ये जो वायरस का DNA इनकॉर्पोरेट हुआ है उसमें से भी RNA फॉर्म होंगे। तो इस तरह से मैक्रोफेज जो है उसमें जितनी बार ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस होगी उतनी ही बार उसमें ये वायरल RNA जो है तो वो भी फॉर्म होता जाएगा। और अब ये वायरल RNA जो है वो एक प्रोटीन लेयर से कवर होगा इस तरह से, और कंप्लीट जो HIV का स्ट्रक्चर है वो फॉर्म होगा। और जैसे ही इस HIV के नंबर जो है वो इंक्रीज हो जाएंगे देन ये मैक्रोफेज सेल जो है वो बर्स्ट होगा और उसमें से ये जो HIV ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस है वो
रिलीज़ होंगे। तो यहाँ पे जितने टाइम तक ये HIV जो हैं वो उस सेल में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, यानी कि उनके नंबर जो है वो इंक्रीज़ हो रहे हैं, तब तक मैक्रोफेज जो है वो बर्स्ट नहीं होगा। यानी कि इन्फेक्टेड सेल जो है वो भी सर्वाइव कर सकता है, लेकिन कब तक? जब तक उसके अंदर HIV वायरस जो है वो प्रोड्यूस हो रहे हैं। और जैसे ही इनका प्रोडक्शन या फिर मल्टीप्लिकेशन जो है वो ख़त्म हो जाएगा, तो उसके बाद ये मैक्रोफेज जो है वो बर्स्ट होगा और ये जो HIV वायरस फॉर्म हुए हैं वो मैक्रोफेज से बाहर रिलीज़ होंगे। और अब ये जो मैक्रोफेज में से रिलीज़ हुए हुए ये जो HIV वायरस हैं वो अब डायरेक्टली अफेक्ट करेंगे हमारे टी हेल्पर सेल को। अब जी टी हेल्पर सेल जो है वो एक तरह के टी सेल ही हैं, यानी कि ऐसे लिम्फोसाइट जो थाइमस में मैच्योर हो रहे हैं। तो ये टी हेल्पर सेल जो है उसका मेन फंक्शन जो है वो है कि वो हमारे जो बी सेल्स हैं उन बी सेल्स को एंटीबॉडी प्रोडक्शन में हेल्प करते हैं। लेकिन ये जो HIV वायरस है वो हमारी टी सेल पे अटैक करेगा और उसे डिस्ट्रॉय करेंगे। तो उसकी वजह से हमारी बॉडी में जो एंटीबॉडी प्रोडक्शन है वो धीरे धीरे डिक्रीज़ होता जाएगा। और जैसे ही इन HIV के नंबर बढ़ते जाएंगे तो उतने ही हमारी बॉडी में ये जो टी हेल्पर सेल के नंबर्स है वो नंबर धीरे धीरे रिड्यूस होते जाएंगे। और ये जो HIV वायरस है वो इन टी हेल्पर सेल में भी रेप्लिकेट होंगे और उनके नए वायरसेस जो है वो प्रोड्यूस करेंगे। तो अब यहाँ पे हमारी बॉडी की जो इम्यून सिस्टम है उसमें ये टी हेल्पर सेल जो है वो एंटीबॉडी प्रोडक्शन में बहुत ही ज़्यादा इन्वॉल्व होते हैं। तो अब HIV में मेनली ये टी हेल्पर सेल पे अटैक होने की वजह से हमारी बॉडी की जो इम्यून सिस्टम है वो धीरे धीरे वीक हो जाती है। तो उसकी वजह से जो हमारी जो हेल्पर टी सेल की काउंटिंग है वो काउंटिंग धीरे धीरे डिक्रीज़ हो जाएगी और उसकी वजह से मेनली उस इंडिविजुअल को और भी कई डिजीज़ लाइक फीवर, डायरिया, वेट लॉस जो हैं वो मेनली सिम्टम्स जो है वो भी देखने को मिलते हैं। लेकिन मेनली ये जो एड्स के सिम्टम है वो मेनली आफ्टर HIV की एंट्री हो जाएगी, उसके बाद अराउंड 5 to 10 ईयर्स के बाद जो है वो उसके सिम्टम्स दिखाई देते हैं। यानी कि 5 to 10 ईयर्स जो है उसका मेनली इंक्यूबेशन पीरियड होता है, यानी कि उस पर्सन के अंदर HIV वायरस जो है वो प्रेजेंट होते हैं लेकिन उनके सिम्टम्स जो है वो दिखाई नहीं देते। उनके सिम्टम्स जो है वो आफ्टर 5 to 10 ईयर्स दिखाई देते हैं। और यहाँ पे हमारी इम्यून सिस्टम जो है वो भी वीक हो जाती है। उसकी वजह से हमारी बॉडी में और भी कई डिजीज़ लाइक माइकोबैक्टीरियम इन्फेक्शन, वायरसेस, फंगल एंड पैरासाइट लाइक टॉक्सोप्लाज्मा, उनके इन्फेक्शन के चांसेस जो है वो बहुत ही ज़्यादा हो जाते हैं, क्योंकि नॉर्मल कंडीशन में इन सारी डिजीज़ को ओवरकम किया जा सकता है। लेकिन अगर एड्स के पेशेंट को अगर ये कोई डिजीज़ हो रही है तो उस पेशेंट की जो इम्यून सिस्टम है वो ऑलरेडी वीक है, क्योंकि उसमें ये टी हेल्पर सेल जो है उसकी काउंट डिक्रीज़ है। तो ये सारी डिजीज़ है उससे वो क्योर नहीं हो सकता। देन अब हम बात करते हैं ये एड्स जो है उसका मेनली डायग्नोसिस कैसे होता है। तो वाइडली एक्सेप्टेड डायग्नोस्टिक टेस्ट इज एलिजा, दैट इज एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट ऐसे। अब मेनली यहाँ पे क्या होता है, एक एलिजा स्ट्रिप यानी कि एक पेपर की जो स्ट्रिप होती है सेम उसी टाइप की एक एलिजा और स्ट्रिप आती हैं। तो उस एलिजा स्ट्रिप यानी कि जो HIV के लिए स्पेसिफिक है, तो उसमें मेनली क्या होगा, उसके अंदर ही ये जो HIV एंटीबॉडी है वो ऑलरेडी लोडेड होती हैं। तो अब ये HIV स्ट्रिप यानी कि जिसके अंदर HIV एंटीबॉडी प्रेजेंट है, उस स्ट्रिप को उस सस्पेक्टेड पर्सन जिसे एड्स की टेस्ट करवानी है उस पेशेंट का जो ब्लड में प्लाज्मा होता है उस प्लाज्मा को सेपरेट करेंगे और उस प्लाज्मा के अंदर ये जो एलिजा स्ट्रिप है जिसके अंदर ये HIV एंटीबॉडी है उसे डिप करेंगे। सो अगर
उसकी बॉडी में HIV एंटीजन जो है वो प्रेजेंट है, तो मेनली ये HIV वायरस जो है वो इस एंटीबॉडी के साथ बाइंड हो जाएगा। तो ये बाइंडिंग की प्रोसेस कब होगी? जब अगर उस सस्पेक्टेड पर्सन के अंदर HIV वायरस प्रेजेंट है तभी, अदरवाइज HIV प्रेजेंट नहीं है तो और कोई भी बैक्टीरिया या वायरस जो है वो इस पे अटैच नहीं हो सकता, क्योंकि ये जो पर्टिकुलर एंटीबॉडी है इट इज़ स्पेसिफिक फॉर HIV। तो जैसे ही इसका टारगेट एंटीजन यानी कि HIV एंटीजन जो है वो बाइंड होगा, देन अब हम उसके अंदर ऐड करेंगे ये सेकेंडरी एंटीबॉडी। तो ये सेकेंडरी एंटीबॉडी जो है वो इट इज़ एग्जैक्टली सिमिलर टू दी फर्स्ट एंटीबॉडी, लेकिन मेन डिफरेंस जो है वो यहाँ पे कि ये जो सेकेंडरी एंटीबॉडी है उसमें एंजाइम जो है वो लिंक्ड होता है। तो अब ये सेकेंडरी एंटीबॉडी जो है वो भी HIV एंटीजन के साथ बाइंड होगी, बिकॉज दिस सेकेंडरी एंटीबॉडी इज ऑल्सो स्पेसिफिक फॉर HIV एंटीजन। तो अब ये अगर HIV एंटीजन प्रेजेंट है तभी उसी के साथ ये सेकेंडरी एंटीबॉडी जो है वो अटैच होगी। तो अब इस पूरी टेस्ट को डायग्नोस करने के लिए हम क्या करेंगे? तो यहाँ पे जो हमने एंजाइम यूज़ किया है वो एंजाइम ऐसा होगा जो हमारी कोई कलरलेस सबस्ट्रेट जो है उसे कलर्ड प्रोडक्ट में कन्वर्ट करेगा। सो अगर आपको स्ट्रिप पे कोई कलर्ड डॉट मिल रहा है, यानी कि ये आपके पास एलिजा स्ट्रिप है, सो अगर यहाँ पे आपको कलर ड्रॉप या फिर यहाँ पे छोटा सा एक डॉट्स मिल रहा है तो वो इंडिकेट कर रहे हैं कि एलिजा जो है वो पॉजिटिव है, यानी कि उस सस्पेक्टेड पर्सन को एड्स डिजीज़ है। और अगर यहाँ पे आपको कोई भी डॉट नहीं मिल रहा है यानी कि उस पर्सन के अंदर HIV एंटीजन एब्सेंट, यानी कि उसे एड्स डिजीज़ भी नहीं है। तो इस तरह से एड्स जो है उसे डायग्नोस किया जाता है। देन उसके अलावा कुछ और डायग्नोस्टिक टेस्ट की बात करें तो उसमें है वेस्टर्न ब्लॉट टेक्निक, देन उसके अलावा है RT-PCR। तो ये कुछ ऐसी मेथड्स है जो HIV के डायग्नोसिस के लिए यूज़ होती हैं। सो अब हम एड्स जो है उसे प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं? तो मेनली ये एड्स के रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है यानी कि उसके सिम्टम्स वो कैसे स्प्रेड होती है, उसे कैसे प्रिवेंट किया जा सकता है, उसके लिए नेशनल लेवल पे मेनली NSCO नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनी नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन दैट इज़ NGOs, ये जो है वो पीपल को एजुकेट करते हैं। देन उसके अलावा वर्ल्ड वाइड अगर हम बात करें तो वहाँ पे है WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। तो ये तीनों जो ऑर्गेनाइजेशन है वो कई सारे प्रोग्राम्स कंडक्ट करती हैं जिसमें बहुत सारे लोगों को HIV या फिर एड्स के बारे में जो है वो पूरी डिटेल में समझाया जाता है ताकि ये एड्स जो है उसे अच्छी तरह से प्रिवेंट किया जा सके, क्योंकि एड्स जो है उसके प्रिवेंट करने के ही एक ऑप्शन है, क्योंकि इसकी ट्रीटमेंट जो है वो अभी तक अवेलेबल नहीं है। लेकिन कुछ ऐसी एंटीबायोटिक है जिसे लेके पर्टिकुलर जो HIV पेशेंट है उनकी लाइफ जो है वो लाइफ स्पैन इंक्रीज़ हो सकती है, लेकिन उसकी डेथ जो है वो पर्टिकुलर एड्स की वजह से हो सकती है। तो मेनली प्रिवेंशन के लिए क्या करना है? तो उसमें एक होता है जो ब्लड ट्रांसफ़र की जो प्रोसेस होती है, तो उसमें ऐसा ही ब्लड यूज़ किया जाए जो कि HIV यानी कि एड्स के लिए टेस्ट हो चुका हो, क्योंकि अगर इन्फेक्टेड ब्लड आप किसी को भी दोगे तो उसके साथ साथ HIV वायरस जो है वो भी ट्रांसफ़र हो सकता है। देन प्रिवेंट द सेक्सुअल कॉन्टैक्ट विथ अननोन पर्सन, देन यूज़ कॉन्डम टू प्रिवेंट दी एड्स। देन उसके अलावा है ड्रगेटिक जो भी मेडिकली अप्रूवल जो है, यानी कि ऐसे ड्रग्स जो कि हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल है, ऐसे ड्रग्स जो है उन्हें यूज़ नहीं करना चाहिए। या फिर उसके अलावा ऑपरेशन के टाइम जो भी मशीनरी यूज़ होती है तो वो मशीनरी जो है वो डिस्पोजेबल होनी चाहिए, और सिरिंज जो है वो भी डिस्पोजेबल होनी चाहिए, यानी कि आप एक बार यूज़ उसे करके उसे थ्रो या फिर इंसिनरेटर में जो है उसे इंसिनेट कर दे हो ताकि कोई उसे सेकेंड टाइम यूज़ ना कर पाए। देन उसके अलावा रेगुलर चेकअप जो है वो भी नेसेसरी है, क्योंकि इसके सिम्टम्स जो है वो आफ्टर
5 to 10 ईयर्स देखने को मिलते हैं। और इसके ट्रीटमेंट के लिए अभी मेनली जो है जो केमिकल्स यूज़ होते हैं उसमें से एक है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर लाइक ज़िडोयुरिन, देन स्टेबुडिन, DDA यानी कि डाइडोक्सिमिडिन। तो ये कुछ ऐसे केमिकल हैं जो कि जो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम है, यानी कि जो वायरस के RNA को वायरस DNA में कन्वर्ट करता है, उस एंजाइम को अगर आप इनहिबिट कर दोगे तो वो वायरस का जो RNA है वो DNA में कन्वर्ट नहीं होगा। और अगर DNA ही नहीं है तो उसका हमारे जीनोम के साथ इंसर्ट भी पॉसिबल नहीं है। देन उसके अलावा है प्रोटीएज इनहिबिटर और इंटीग्रेज इनहिबिटर। तो ये कुछ ऐसे केमिकल है जो कि उस वायरल कोर में जो एंजाइम्स प्रेजेंट है उनकी इफेक्ट जो है उसे इनहिबिट करते हैं।